ये क्रिस गार्डन की जीवन पर बनाई सच्ची कहानी है। इस कहानी में कैसे एक सेल्समैन जिसे रहने के लिए घर नहीं होता, उसे अपने बेटे को लेकर मेट्रो स्टेशन के टॉयलेट में सोना पड़ता है, पर अपनी लगन, मेहनत और खुद पर भरोसा होने के कारण वो एक बिलियनर बन जाता है। आज तक हॉलीवुड में जितने भी मोटिवेशन मूवी बनी है, उन सभी में से ये मूवी नंबर 1 पर है। सो वेलकम टू वर्ल्ड कलर मूवीज, द परसूट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी की तलाश। साल होता है 1981 का। सैन फ्रांसिस्को में क्रिस गार्डन अपनी वाइफ लिंडा और बेटे क्रिस्टोफर के साथ किराए के मकान में रहता है। क्रिस एक सेल्समैन है। कई साल पहले उसने अपनी पूरी सेविंग पोर्टेबल बोन डेस्टिनी स्कैनर मशीन खरीदने में लगाए थे। क्रिस को हर महीने 2 मशीन बेचना होगा, जिससे कि अपने मकान का किराया, बेटे की स्कूल की फीस और उसके रोजाना खर्चे के लिए पैसे बचा सके। पर कुछ महीनों से क्रिस एक भी मशीन बेच नहीं पा रहा था, इसलिए उसे फाइनेंशियल लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि सारा भार लिंडा पर आ जाता है। एक दिन लिंडा तंग आकर उसे कहती है, हमने 3 महीने से घर का किराया नहीं दिया, मुझे अब डबल शिफ्ट करनी पड़ती है। लिंडा होटल में मेड का काम करती है। कुछ वक्त से लिंडा और क्रिस के बीच फाइनेंशियल डैमेज को लेकर झगड़े होते हैं, क्योंकि क्रिस ने घर का किराया नहीं दिया होता है और ना ही गवर्नमेंट टैक्स पे गए होते हैं। अगर ऐसे चलता रहो तो उसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। एक दिन क्रिस अपने स्कैनिंग मशीन बेचने के लिए डॉक्टर के पास जा रहा होता है, तभी उसके सामने एक शानदार कार रुक जाती है। क्रिस उस कार को देखकर उसके ऑनर को कहता है, आपके लिए मेरे पास 2 सवाल है, आप क्या काम करते हो और कैसे करते हो। वो आदमी बिल्डिंग की तरफ इशारा करके क्रिस से कहता है, मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ। ये सुनकर क्रिस कहता है, इसके लिए तो बड़े कॉलेज से ग्रेजुएट होना जरूरी होगा। वो आदमी क्रिस से कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसके लिए आपको बहुत सारे नंबर डायल करके लोगों के साथ अच्छे से बात करना होगा। क्रिस उस बिल्डिंग की ओर देखता रहता है। उस बिल्डिंग के अंदर से जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स आ रहे जा रहे होते हैं, वो सभी लोग बहुत खुश होते हैं और क्रिस की तरफ देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। क्रिस अपने आप से पूछता है, मैं उनके जैसा क्यों नहीं दिख सकता। जब क्रिस वहां से अपने घर आता है, तब लिंडा क्रिस को कहती है, तुम कुछ दूसरा काम क्यों नहीं देखते हो, मुझे 6 महीने से डबल शिफ्ट करनी पड़ रही है। क्रिस कहता है, मैं स्टॉक ब्रोकर की जॉब के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। लिंडा इस जॉब का मजाक उड़ाती है और कहती है, तुम एस्ट्रोनॉट क्यों नहीं बन जाते हो। इससे क्रिस को बुरा लगता है। क्रिस लिंडा से कहता है, तुम मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकती, और इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। लिंडा अपने बेटे के लेकर घर छोड़कर चली जाती है, पर इसमें लिंडा और क्रिस की कोई गलती नहीं होती। इनके हालात ही वैसे हुए। हालांकि क्रिस उसे भरोसा दिलाता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। पर अब लिंडा क्रिस की कोई बात नहीं सुनना चाहती। दरअसल लिंडा क्रिस के फेलियर से तंग आ चुकी है। उसे क्रिस के ऊपर भरोसा नहीं होता। लिंडा को लगता है क्रिस अपने लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। वो क्रिस से अब अलग रहना चाहती है। आगे क्रिस लिंडा से मिलकर कहता है, तुम जाना चाहते हो तो जा सकती हो, लेकिन क्रिस्टोफर मेरे साथ ही रहेगा, क्योंकि क्रिस अपने बेटे से बहुत प्यार करता है और वो भी जानता है लीगली वो अपनी वाइफ से अपने बेटे को नहीं ले सकता। पर इसी दौरान उसकी वाइफ की न्यूयॉर्क में जॉब लग जाती है और कुछ दिनों के बाद लिंडा न्यूयॉर्क में जाने वाली है। इस वजह से क्रिस को अपना बेटा वापस मिल जाता है। दूसरे दिन क्रिस जे डिसल नाम के आदमी से मिलने स्टॉक ब्रोकर बिल्डिंग में जाता है और जय को जॉब के लिए अपना एप्लीकेशन देता है। कुछ दिनों के बाद क्रिस जय से फिर से मिलता है, क्योंकि जय ने उसके जॉब के एप्लीकेशन के बारे में कोई जॉब नहीं दिया होता है। जय को बहुत देर हो रही थी, इसलिए टैक्सी से घर जा रहा होता है। क्रिस जय से कहता है, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, क्यों ना हम टैक्सी शेयर कर ले। अब वे दोनों टैक्सी से चले जाते हैं। क्रिस कहता है, मैंने कुछ दिन पहले आपको जॉब के लिए एप्लीकेशन दिया था, पर मिस्टर जय उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता है, क्योंकि उसका सारा ध्यान उसके ऊपर होता है। दरअसल ये उस वक्त का दौर था जब क्यूब पजल मार्केट में नया आया था, सभी उसके दीवाने थे। क्रिस जय से कहता है, मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, पर जय उसे कहता है, तुम इसे नहीं कर पाओगे, कोई भी इसे सॉल्व नहीं कर सकता। क्रिस ने क्यूब के बारे में पहले भी सुना था और उसकी प्रैक्टिस भी की थी। वो उस क्यूब को सॉल्व करने में लग जाता है और कुछ ही मिनटों में ही क्रिस उस क्यूब के सारे कलर्स को सॉल्व कर देता है। ये देखकर जय उसकी तारीफ करने लगता है और वहां से अपने घर जाता है। अब क्रिस के पास इतने पैसे नहीं होते कि उस टैक्सी का किराया दे सके, इसलिए वहां से भागकर मेट्रो स्टेशन की तरफ आता है। टैक्सी ड्राइवर भी उसका पीछा करता है। जब क्रिस मेट्रो के अंदर जाता है, तभी मेट्रो के दरवाजे बंद होते हैं, इससे उसकी मशीन स्टेशन पर ही गिर जाती है और वहां पर एक बेटा आदमी उस मशीन को उठा लेता है। अब क्रिस वहां से अपने घर आता है, तभी उसे जय का कॉल आता है। उसे बताया जाता है, कल तुम्हारा 10:30 बजे इंटरव्यू है, कल तुम्हें यहाँ पर आना होगा। थोड़ी देर के बाद घर का ओनर क्रिस से मिलता है और उसे कहता है, तुमने 3 महीनों से किराया नहीं दिया है, मुझे अपना घर पेंट करवाना है, तुम्हें मेरा घर खाली करना होगा। क्रिस मकान मालिक को कहता है, मुझे कुछ दिनों का टाइम दे दो, उसके बदले में घर का पेंट कर दूंगा। ऑनर उसे कहता है, ठीक है, तुम घर को पेंट कर दो, उसके बदले तुम यहाँ पर 1 हफ्ता रह सकते हो। रात को जब क्रिस पेंट कर रहा होता है, तभी उसके घर पे पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है।
दरअसल उसने पार्किंग चार्जेस नहीं भरे होते, इसलिए उसे अरेस्ट किया गया है। हालांकि वो पुलिस से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मेरा बेटा घर पर अकेला ही है और कल मेरा 10:30 बजे इंटरव्यू है। लेकिन पुलिस कहती है हम तुम्हें कल 10 बजे से पहले नहीं छोड़ सकते। क्रिस पुलिस स्टेशन से लिंडा को कॉल करता है और अपने बेटे को एक दिन के लिए साथ रहने के लिए कहता है। अगले सुबह 10 बजे क्रिस को छोड़ा जाता है और वो सीधा अपने इंटरव्यू के लिए भागते हुए जाता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते जिससे कि वो बस और मेट्रो से जा सके। वो उन्हीं कपड़े पर इंटरव्यू देने के लिए जाता है, क्योंकि उसके पास इतना भी टाइम नहीं होता जिससे कि वो घर जाके दूसरे कपड़े पहन सके। जब वो इंटरव्यू देने के लिए लॉबी में अपने नंबर का वेट कर रहा होता है, तभी एक लड़की लॉबी में आकर क्रिस गार्डन का नाम लेती है। लेकिन क्रिस में इतनी हिम्मत नहीं होती कि इस तरह से कपड़े पहनकर इंटरव्यू देने जाए। वो कुछ देर तक सोचकर खड़ा होता है और उस लड़की के पीछे चला आता है। यहाँ पर इंटरव्यू लेने बैठे लोग क्रिस को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले ऐसे कपड़े पहनकर कोई भी इंटरव्यू देने नहीं आया। इससे पहले वो लोग क्रिस को कुछ पूछ पाते, क्रिस कहता है मैं पिछले 15 मिनट से कहानी बनाने की सोच रहा हूँ, मैं यहाँ पर इस तरह के कपड़े पहनकर क्यों आया, लेकिन मैं कोई भी कहानी नहीं बना पाया। सच तो ये है कल रात मुझे पार्किंग टिकट ना पे करने की वजह से अरेस्ट किया गया था। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और हंसने लगते हैं, क्योंकि पार्किंग टिकट पे करना इनके लिए बहुत छोटी बात होती है। अब ये सभी क्रिस से सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। अरेस्ट होने से पहले तुम क्या कर रहे थे? क्रिस कहता है मैं अपने घर में पेंट कर रहा था। क्रिस से पूछा जाता है आप कहाँ तक पढ़े हो? क्रिस कहता है 12 तक और मैं अपने क्लास में फर्स्ट था। इसके बाद क्रिस से पूछते हैं तुम्हारे क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे? क्रिस कहता है 8। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 8 स्टूडेंट में फर्स्ट आना कोई बड़ी बात नहीं होती। क्रिस कहता है मैं नई क्लास में भी फर्स्ट था, उसमें 20 स्टूडेंट थे, लेकिन क्रिस के बातों से कोई भी इंप्रेस नहीं होता। वो लगभग इंटरव्यू में फेल हो चुका है। इससे पहले क्रिस को फैसला सुनाते क्रिस कहता है मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं उस टाइप का इंसान हूँ, अगर मुझे कोई सवाल पूछता है और उसका जवाब मुझे नहीं आता तो मैं साफ साफ कह देता हूँ कि मुझे जवाब नहीं आता, पर मैं एक बात की शर्त लगा सकता हूँ कि जवाब कैसे ढूंढा जाता है और मैं जवाब ढूंढ कर रहता हूँ। इस बात से सभी क्रिस से इंप्रेस हो जाते हैं और अब इनमें से सबसे सीनियर होता है वो क्रिस से पूछता है अगर कोई आदमी मेरे पास बिना शर्त के इंटरव्यू देने आता है और मैं उसे जवाब दे देता हूँ तो तुम क्या कहोगे? क्रिस थोड़ी देर सोचता है और कहता है शायद उसने बहुत अच्छी पैंट्स पहनी होगी। ये सुनकर ये सभी हंसने लगते हैं, क्योंकि एक मजाकिया और बेहतरीन जवाब होता है। इसके बाद क्रिस को सिलेक्ट कर दिया जाता है। जब क्रिस वहां से जा रहा होता है तभी जय क्रिस से मिलता है। जय क्रिस से कहता है तुमने तो अंदर कमाल कर दिया, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्रिस कहता है मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगा। ये सुनकर जय हैरान हो जाता है। वो क्रिस से कहता है पिछले कई दिनों से तुम इस जॉब के लिए मेरे पीछे पड़े थे और जब आज तुम्हें सिलेक्ट कर लिया गया है तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगा। मेरे पार्टनर इसके बारे में क्या कहेंगे? क्रिस कहता है कि मुझे नहीं पता था यहाँ पर 6 महीनों तक सैलरी नहीं मिलेगी। मेरे हालात अब बदल चुके हैं। दरअसल 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। उन 6 महीनों में उसे स्टॉक मार्केट के बारे में सब कुछ सिखाया जाएगा और आखिर में एक एग्जाम होगी। उन 20 में से सिर्फ एक ही को सिलेक्ट करके उसे स्टॉक ब्रोकर की जॉब दी जाएगी। जय सुनकर कहता है ठीक है, तुम्हारे पास आज रात का वक्त है, नहीं तो मैं इस पोस्ट को किसी और को दे दूंगा। क्रिस को कुछ समझ में नहीं आता। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह बिगड़ चुकी है। उसके पास पैसे नहीं होते और उसके हालात भी बहुत बिगड़ चुके हैं। क्रिस घर जाता है और बहुत सोचने के बाद फैसला करता है वो इस इंटर्नशिप को करेगा। क्रिस इस इंटर्नशिप को ज्वाइन करता है और अपने साथ जितने भी स्कैनर मशीन होते हैं उन सभी स्कैनर मशीन को बेचकर इतने पैसे इकट्ठा कर लेता है जिससे कि वो 6 महीनों तक अपना गुजारा कर सकता है। वो अब अपना घर भी शिफ्ट कर लेता है और एक छोटे से घर में अपने बेटे के साथ रहता है। क्रिस अपना पूरा धन अपने काम में देता है। उसके सभी कलीग्स 9 घंटे तक काम करते हैं, लेकिन क्रिस 9 घंटे का काम 6 घंटों में करता है, क्योंकि उसे अपने बेटे को भी स्कूल से लाना होता है। क्रिस पानी भी नहीं पीता, क्योंकि कहीं उसका वक्त वॉशरूम में वेस्ट ना हो जाए। क्रिस अपने नंबर लिस्ट से लोगों को कॉल करके उनसे अच्छे से बात करके उनसे मिलता है और उन्हें अपने स्टॉक कंपनी के इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट के बारे में बताता है। अब उसने बहुत सारे लोगों को कन्विंस कर लिया है। एक दिन क्रिस अपने बेटे के साथ गार्डन में खेल रहा होता है, तभी वहां पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसने उसकी मशीन ली थी, जो मेट्रो स्टेशन से क्रिस के हाथ से गिर गई थी। उस आदमी के पास जाकर उस मशीन को लेता है। अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। एक दिन क्रिस अपने काम से घर आता है। उसे गवर्नमेंट का लेटर मिल जाता है। उसमें लिखा होता है आपने गवर्नमेंट टैक्स भरे नहीं, इसलिए आपके अकाउंट से सारे पैसे गवर्नमेंट ने जब्त किए। वो गवर्नमेंट के ऑफिस में कॉल भी करता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। अब उसके पास कुछ भी पैसे नहीं होते। वो अपने दोस्त के घर जाता है और उसे आवाज देता है, पर उसका दोस्त क्रिस को कोई जॉब नहीं देता। दरअसल क्रिस ने एक बार उसके दोस्त को कुछ पैसे उधार दिए थे, इसलिए यहाँ पर आया था। क्रिस वहां से अपने घर आता है। वो देखता है घर के बाहर उसका सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि उसने कई महीनों से मकान मालिक को किराए के पैसे नहीं दिए होते।
अब क्रिस को कुछ समझ में नहीं आता। उसके पास पैसे नहीं होते, रहने के लिए घर नहीं होता, ना ही उसके पास अब पैसे कमाने का कोई जरिया है। वो वहां से अपने बेटे को लेकर मेट्रो स्टेशन पर आता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता उसे क्या करना चाहिए। तभी क्रिस का बेटा कहता है ये टाइम मशीन नहीं है। दरअसल गार्डन में जिस आदमी के पास क्रिस की मशीन होती है वो आदमी मशीन को टाइम मशीन कह रहा था। क्रिस अपने बेटे को कहता है ये टाइम मशीन ही है और उसके साथ खेल खेलना शुरू करता है और अपने बेटे को पास में जाकर इमेजिन करने कहता है हम डायनासोर की दुनिया में आ गए। और खेलते खेलते अपने बेटे को मेट्रो स्टेशन के टॉयलेट में ले जाता है। क्रिस टॉयलेट का दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। रात को ये दोनों वहां पर ही सो जाते हैं। तब कुछ लोग टॉयलेट का दरवाजा खोलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन क्रिस ने टॉयलेट का दरवाजा पहले से लॉक किया होता है। क्रिस ने इससे पहले खुद को इतना लाचार कभी नहीं देखा था। उसके आंखों में आंसू होते हैं। अगले दिन क्रिस एक चर्च में आकर लेडी से मिलता है। क्रिस उस लेडी को कहता है हमें एक रूम चाहिए रहने के लिए, लेकिन वो लेडी कहती कि यहाँ पर सिर्फ बच्चे और औरतें रह सकते हैं। आपका बेटा यहाँ पर रह सकता है, लेकिन आपको अपना इंतजाम करना होगा। क्रिस कहता है कि मेरा बेटा मेरे पास ही रहेगा। वो लेडी क्रिस को दूसरे चर्च के बारे में बताती है। वहां पर 5 बजे तक बुकिंग होती है। क्रिस अपने बेटे के लेकर वहां पर जाता है। यहाँ पर बहुत लंबी लाइन होती है, लेकिन क्रिस को यहाँ जल्दी आने के कारण उसे बिल्डिंग में रहने के लिए कमरा मिल जाता है। दरअसल ये कमरे उन लोगों के लिए होते हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होता। अब क्रिस दूसरे दिन अपने काम पर आता है, क्लाइंट से मिलता है और अपना काम पूरा करके बेटे को स्कूल से ले आता है और उसके बाद कमरे के लिए लाइन में खड़ा होता है। कुछ दिनों तक क्रिस ये करता रहता है। दूसरे दिन क्रिस की एग्जाम होती है। क्रिस और उसके साथ इंटर्नशिप करने वाला आदमी ये दोनों अपना पेपर लिखकर मैनेजर को देते हैं। वो आदमी क्रिस से पूछता है कि एग्जाम कैसे था। क्रिस कहता है कि आसान था, पर मुझे ऐसे वाले सवालों ने बहुत परेशान किया जो कि पेपर के पीछे थे। ये सुनकर उसका कलीग कहता है कि ऐसे वाला सवाल, और भागकर फिर से अपना पेपर लिखने जाता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। क्रिस अपने काम से घर जा रहा है। तभी ऑफिस के नीचे क्रिस का सीनियर मिलता है। वो अपना वॉलेट ऑफिस में भूल गया था, इसलिए वो क्रिस से $5 मांगता है। ना चाहकर भी क्रिस को $5 देने पड़ते हैं, क्योंकि उसके पास खर्च के लिए पैसे बहुत कम होते हैं। आगे क्रिस अपने बेटे को लेकर एक ब्लड बैंक में आता है और वहां पर अपना ब्लड देता है। इससे उसे कुछ पैसे मिलते हैं और उस बचे हुए पैसों से उसके पास एक लास्ट मशीन बची हुई थी। उस मशीन का एक पार्ट खरीद लेता है और उस मशीन को रिपेयर करके उसे एक डॉक्टर को बेच देता है। इससे उसके पूरे महीने का गुजारा हो जाता है। क्रिस अपने बेटे को लेकर उस दिन एक होटल में रहता है और इसके बाद ये दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं। क्रिस अपने बेटे को बातों बातों में कहता है किसी को ये कहने का मौका कभी मत देना कि तुम नहीं कर सकते हो, और मुझे भी नहीं। तुम्हारा कोई ड्रीम है तो उस ड्रीम को पूरा करो, उसका पीछा करो। लोग जो काम खुद नहीं कर सकते तुम्हें भी ऐसे बोलेंगे कि तुम भी नहीं कर सकते हो। तुम्हें कुछ चाहिए उसके लिए मेहनत करो, उसका पीछा करो। दरअसल क्रिस अपने बेटे के साथ साथ खुद को भी कह रहा होता है, क्योंकि बचपन में इसने बहुत कुछ सोचा था उसे क्या करना चाहिए, लेकिन बड़ा होकर उनमें से कुछ भी बन नहीं पाया। अगले दिन वो दिन आता है जिस दिन का क्रिस को इंतजार था। क्रिस के सीनियर क्रिस को बुलाते हैं। क्रिस का सीनियर उसे कहता है शर्ट अच्छी पहनी है। क्रिस कहता है मैंने सोचा आज आखिरी दिन है इसलिए अच्छी शर्ट पहनी है। वो सीनियर कहता है हमें बहुत अच्छा लगा, कल भी पहन लेना क्योंकि कल तुम्हारा पहला दिन होगा। इसका मतलब क्रिस को ये जॉब मिल गई है। वो सीनियर क्रिस से कहता है कि क्या तुम एज ए ब्रोकर यहाँ पे काम करना चाहोगे। क्रिस कहता है कि हाँ सर मैं करना चाहूंगा। सीनियर उसे पूछता है कि क्या इतना आसान था जितना लगा था। क्रिस कहता है कि बिल्कुल नहीं सर। ये कहते वो क्रिस के आंखों में आंसू होते हैं। उसके सीनियर क्रिस को ऑल द बेस्ट कहते हैं। जब क्रिस वहां से जा रहा होता है तब उसका सीनियर उसे $5 देता है, क्योंकि सीनियर ने उसके $5 टैक्सी के लिए बोरो किए थे। क्रिस बिल्डिंग से बाहर आकर बहुत खुश होता है, क्योंकि जिस तरह से उसके हालात थे उसे अपने बेटे को लेकर टॉयलेट में सोना पड़ा। उसने किसी को भी महसूस होने नहीं दिया। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है। क्रिस भागता हुआ अपने बेटे के पास जाता है और उसे गले लगाता है और उसकी खुशी की तलाश पूरी हो जाती है। मूवी के एंडिंग में जब क्रिस अपने बेटे को लेकर जा रहा होता है तभी क्रिस के सामने एक आदमी गुजरता है। असल जिंदगी में वही क्रिस गार्डनर है। कुछ सालों के बाद क्रिस गार्डनर 1987 में खुद की कंपनी ओपन करता है और 2006 में अपनी कंपनी बिलियंस डॉलर में बेच देता है। और एक कहानी यही खत्म होती है, जो इंसान मेहनत करना जानता हो, अपने हालात से लड़ना जानता हो, ईश्वर और नसीब भी उसी का साथ देता है। अगर आपको आपका बुरा वक्त और बुरे हालात मोटिवेट नहीं करते हैं तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको स्ट्रांग और मोटिवेट नहीं कर सकता। हम सक्सेस किसी भी उम्र में बन सकते हैं, बस आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है। गिर कर फिर से खड़े होकर आगे बढ़ना होता है, और जिस सपने के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो वो एक ना एक दिन आपका जरूर पूरा हो जाएगा। द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस 2006 में अमेरिकन ट्रू स्टोरी है। इसका बजट $55 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर इसने $307 मिलियन की कमाई की थी। IMDb पर इसे 10 में से 8 की रेटिंग मिली है। तो ये था परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएगा, और आने वाले नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
इससे आपको आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।